केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28% किया। मोदी सरकार ने दिया तोहफा, 1 जुलाई 2021 से होगा लागू। आईसीयू में आइसक्रीम खाने से नागालैंड की महिला की संदिग्ध मौत, अस्पताल की लापरवाही का वीडियो बनाने वाले भतीजे का भी होटल में मिला शव। सीबीआई करेगी मामले की जांच। राम रहीम को लेकर फिर से शुरू हुआ आरोपों का दौर। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार का बड़ा बयान, कहा डेरा चीफ को जेल से बाहर निकालने की हो रही है कोशिशें। वोट बैंक के लिए खेली जा रही है पूरी सियासी चाल। गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 लाख के 2 इनामी बदमाश हुए गिरफ्तार। दोनों पर हत्या जैसे कई संगीन केस दर्ज। कांगड़ा में बाढ़ ने मचाई तबाही, अब तक 10 शव किए गए बरामद। मृतकों के परिवार वालों को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा। आवास योजना के तहत दिए जाएंगे घर। करनाल में किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, तेज बारिश के बाद जलमग्न हुई धान की खड़ी फसल, कई एकड़ तक हुई तबाही। हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, 92.77% रहा परीक्षा परिणाम। कुल्लू के पुष्पेंद्र ने हासिल किया पहला स्थान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज मनाली की खबर के साथ करेंगे। मनाली में गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर हाथ में तलवार लेकर कई युवक घूमते हुए नजर आए हैं। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया है। सड़कों पर तलवार लेकर यहां पर कुछ युवक घूमते हुए नजर आए हैं। पर्यटकों ने जाम में ओवरटेक कर यहां पर गुंडागर्दी दिखाई है। तो मनाली में पंजाब के पर्यटकों की गुंडागर्दी सामने आई है। तो मनाली की खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मनाली में गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। लगातार पर्यटक मनाली पहुंच रहे। 1 जुलाई से ई पास की जो सुविधा थी वो खत्म कर दी गई थी, जिसके बाद लगातार पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। सचिन, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, देखिए कुसुम, जिस तरह की ये जो वीडियो जो देर रात जो कल वायरल हुआ है मनाली में, इसमें देखा जा रहा है कि कुछ पर्यटक जो मनाली घूमने के लिए आए थे और वो जो है वहाँ पे जो है मनाली जो वो तलवारों को हाथ में लेते हुए जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनका जो है किसी जो आपस में कहा सुनी होगी थी और उसके बाद जो है इन पर्यटकों ने जो है यहाँ पर ये तलवारें निकाली और उसके बाद जो है हालांकि तुरंत जो है पुलिस के द्वारा भी जो इन लोगों को जो यहाँ पर पकड़ ले गया। बताया जो हमारी अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें बताया जा रहा है कि इसमें से 4 लोगों को जो है पुलिस ने पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही आगे का जो है पुलिस यहाँ पे निर्णय लेगी कि क्या कार्रवाई करती है। क्योंकि अभी तक जो जानकारी सामने आई, इस तरह की वीडियो न सिर्फ मनाली में बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र में पिछले दिनों भी जो है चाहे वो जिनका मंडी हो वहां पर भी ऐसे ही एक वीडियो सामने आई जो पर्यटकों ने जो एक व्यक्ति पर जो है तलवार से हमला किया और उसको घायल किया। तो इस तरह कहीं ना कहीं जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों का भी ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश जिस तरह एक शांत प्रिय प्रदेश और यहाँ पर जो है लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन अब जो है पर्यटक यहाँ जो पहुंचे वो हथियारों के साथ यहाँ पर पहुंचे और यदि उनकी किसी भी स्थानीय व्यक्ति या किसी और व्यक्ति से यहाँ पर जो है किसी भी बात में कहा सुनी हो जाती तो वे उन पर जो है हथियारों से हमला कर देते। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है, क्योंकि जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ अभी लोगों का यही कहना है कि उन्हें समझ ये नहीं आ रहा कि लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे थे या फिर लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ रहे। क्योंकि मनाली में भी कल इस तरह की जो ये वीडियो सामने आया है जिसमें जो है छोटी सी बात को लेकर कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो इनकी आपस में कहा सुनी हुई थी और उसके बाद जो है पर्यटकों ने यहाँ पर जो है ये तलवारें निकाली और उसको हमला करने की जो कोशिश की है। फिलहाल जो है पुलिस ने इन 4 व्यक्तियों को जो है पकड़ लिया गया है और जो है आगे की पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। जी कुसुम। जी सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मनाली का ये पूरा वीडियो है जहां पर गुंडागर्दी करते हुए यहां पर युवक नजर आए, हाथ में तलवार लेकर घूमते हुए नजर आए हैं। पुलिस ने इस दौरान कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया है। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेखौफ होकर यहां पर कुछ युवक तलवार के साथ पहुंचे हैं।
क्या लेना। तो मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में बम्पर बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। कोरोना संकट के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें सरकार ने महंगाई भत्ते में 11% की बम्पर बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिससे अब कर्मचारियों को 17% की जगह 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्र का महंगाई भत्ते पर यह फैसला 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। दरअसल कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर 1 जनवरी 2020 से रोक लगा दी थी, लेकिन अब इसके बहाल होने से लाखों कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को फायदा होगा। लगभग 48,34,000 केंद्रीय कर्मचारियों को और 65,26,000 पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बता दें, देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबर कांगड़ा से है। कांगड़ा में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 10 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं। सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा देगी। 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। आवास योजना के तरफ से आवास भी दिए जाएंगे लोगों को। तो सीएम जयराम ठाकुर ने ऐलान किया है। कांगड़ा में आप देख सकते हैं कि बाढ़ ने किस तरीके से भारी तबाही मचाई है। अब तक 10 शव बरामद भी किए जा चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने। सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा देगी। 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का सरकार की तरफ से ऐलान किया गया। इसके साथ ही आवास योजना के तहत जिनके आशियाने ढह गए हैं, उन्हें आवास योजना के तहत मकान भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज जो जानकारी मिली है मुझे, जो है वो 4 बॉडीज और उसमें जो है वहां पर मिली है। तो ऐसे कुल मिलाकर के अभी आशंका तो अभी तक यही है कि उसमें कुछ और बॉडीज जो है वो टोटल मिला करके ऐसे सोच रहे हैं कि 10 लोग जो है उसमें कुल मिला करके जो है जिनकी बॉडीज रिकवर हो गई, और उसके अतिरिक्त जो है वो सारे मिला करके जो है ये संख्या बन रही है, जिनके बारे में आशंका की जा रही है। तो नुकसान का आंकलन भी किया? निश्चित रूप से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। सारा का सारा गांव, वो जहां वो घर थे, 5-7 घर जो थे, वो तो टोटल ही डैमेज हुए, घर रहे नहीं वहां पर। और हमने इस बात के लिए कहा है कि सभी को सरकार की ओर से हाउसिंग स्कीम जो हमारी है उसके अंतर्गत मकान दिए जाएंगे। दूसरी बात, हमने यही कहा है कि जिन लोगों की जान गई है, दुखद मृत्यु हुई है, उसमें जो है वो 4 लाख रुपए इसके मुआवजे। खबर चंबा से है, जहां पर नियाग्रा बड़ा भंगाल के लिए सड़क निर्माण कार्य में लगी पोकलेन मशीन भूस्खलन की जद में आ गई और इसकी वजह से रावी नदी में जा गिरी। हादसे के वक्त मशीन में कोई भी सवार नहीं था। देखते ही देखते पोकलेन मशीन रावी नदी में जलमग्न हो गई। पोकलेन मशीन के भूस्खलन की जद में आने से ठेकेदार को 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें आपके सामने चंबा की तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें ये है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नियाग्रा बड़ा भंगाल के लिए सड़क निर्माण कार्य में लगी पोकलेन मशीन भूस्खलन की जद में आ गई है और देख सकते हैं कि किस तरीके से जलमग्न होती हुई ये नजर आ रही है। तो चंबा की तस्वीरें, लगातार भूस्खलन की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पहाड़ दरकते जा रहे हैं और ऐसी दरकते हुए पहाड़ों के बीच कई बार दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आती है।
और हिमाचल में येलो अलर्ट का असर अब दिखने लगा है। हिमाचल की राजधानी शिमला समेत प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। भारी बारिश के चलते अलर्ट एक बार फिर से जारी किया गया है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश होने का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। मौसम विभाग की ओर से ऊना और हमीरपुर जिलों को छोड़कर अन्य 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 जिलों के लिए ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में अगर तेज बारिश हुई तो नदी नालों के स्तर में भी बढ़ोतरी हो सकती है और भूस्खलन की आशंका है। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया है कि मौसम जो है आने वाले दिनों में और गंभीर स्थिति को पैदा कर सकता है हिमाचल में। तो अभी की अगर बात करें तो क्या कुछ अपडेट धर्मशाला से? देखिए कुसुम, सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं क्योंकि आज 15 जुलाई है। 15 जुलाई यानी बरसात उतरने का एक तिथि, निश्चित तिथि हम ये कह सकते हैं। यानी 15 जुलाई के बाद ही जो बरसात है वो पूरी तरह से जमीन पर उतरनी शुरू होती है। तो अब अभी आगे आगे क्या होता है ये देखना बड़ा हैरत भरा रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो ये देखा गया है कि किस तरह से महज 2 दिनों की बारिश ने जिस तरह से तबाही मचाई है, न केवल कांगड़ा में बल्कि हिमाचल प्रदेश के हर अलग अलग हिस्सों में। जिस तरह से अभी हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से चंबा में इतनी हैवी मशीनरी जो है वो रावी में जो है वो जाकर जलमग्न हो गई, कहीं जाकर घर जो है वो जमीन दोज हो गए हैं, कई गौशालाएं जो है वो ढह गई है, कई जो मवेशियों के साथ ही जो उनके मालिक थे वो पानी में बह गए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें जो वो आई हैं। आपने सवाल पूछा कि अभी फिलहाल धर्मशाला की क्या स्थिति है, कांगड़ा की क्या स्थिति, तो मैं बता दूं कि आज मौसम बादल छाए हुए हैं कांगड़ा में और आज भी जो है वो बरसात होने के पूरे आसार हैं। बीती रात को भी रुक रुक कर बारिश हुई है और जो अभी सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरह से राहत और बचाव कार्य के लिए कहा गया है कि पूरी तरह से उनकी टीमें लगी हुई हैं और उनकी हर तरह से सरकार जो है और प्रशासन जो है वो राहत और बचाव कार्य के लिए, फौरी राहत के लिए जो है वो लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की मैं अगर बात करूं, जिस तरह से हम ग्राउंड जीरो पर जाकर अलग अलग जगहों पर जाकर जो रियलिटी चेक करके हम लोग आए हैं, तो वहां पर देखा यह जा रहा है कि जो हकीकत है असल में वो कभी भी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। यानी पुनर्वास की बात तो कह दी गई है। अब पुनर्वास के तहत आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि वो घर मकान कब बनेंगे, कब जमीन होगी, कब अलॉटमेंट होगी, कितनी चौखट, कितनी बार इन लोगों को चौखट नापनी पड़ेगी सरकार और प्रशासन की, उसके बाद जाकर इनको जो वो घर मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए पुख्ता व्यवस्था क्या है, पुख्ता व्यवस्था कहीं नजर नहीं आई। यानी जो लोग बेघर हुए हैं उनको पता ही नहीं है कि उनको कहां रहना है, कौन सी जगह में रहना है, कौन उनके लिए खाना बनाएगा, कौन उनको खाना देगा। इसलिए क्योंकि उनके सब तमाम सारी चीजें, इनफैक्ट उनको तो अपना उनके पास अपना कमाई पूंजी थी, जमा पूंजी थी, वो तक पानी में या जो वो तक तो जमीन दो जो चुकी हुई है, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। और हाँ, अभी जैसे बीते कल जो है वो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कांगड़ा में आए हुए थे, कुसुम कांगड़ा में आए हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि 4 लाख या तमाम सारी जो फौरी राहत है उससे भी ऊपर उठा जा सकता है। आज की तारीख में 4 लाख रुपए में बनता क्या है? तो इस तरह की भी बात जो है वो सामने आई है। तो बिल्कुल उस पर जो है वो जरूर नजर रखनी चाहिए, जो देखना चाहिए, मद्देनजर रखना चाहिए इन सब चीजों को। और आज की तारीख में जो है उन लोगों का सही तरीके से पुनर्वास होना चाहिए, आश्वासनों से नहीं, सही मायनों में धरातल पर ग्राउंड जीरो पर जाकर उनको एक सबसे पहले तो सुनिश्चित जगह सुनिश्चित करवानी चाहिए कि उनको कहां रखना है, कहां पर उनको जो है वो मकान करवाया जाए। मेरा आपसे ये है कि जिन लोगों के आशियाने ढह गए आज की डेट में, जिनके पास छत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए अभी की अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ये अनुमान जता रहा है कि बारिश होगी, तो अभी की अगर बात की जाए तो कहां उनके रहने के लिए व्यवस्था सरकार और प्रशासन की तरफ से की गई है? यही बात हम कह रहे हैं कुसुम, यही बात कह रहे हैं। कोई व्यवस्था अभी नजर नहीं आई। जहां तक हम लोग जहां गए, हो सकता है सरकार की ओर से कह दिया गया हो कि कहीं रख दो, प्रशासन की ओर से कहीं पर उनको जाकर बैठा दो। चूंकि हम लोग गए नेशनल हाईवे 154 के साथ अनसुई और राजोल पंचायत, जहां के गांव जो है वो पूरी तरह से जमीन दोज हो चुके हुए हैं, जहां पर मलबा जो है वो घरों के अंदर आ चुका हुआ है, मक में घर जो है वो तब्दील हो चुके हुए हैं। उन लोगों को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो दूसरों के घरों के मोहताज हुए पड़े हैं, दूसरे घरों में जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये एक बात जरूर कही कि उनको राशन दिया गया है। राशन किसके तहत दिया गया, ये भी बहुत हैरत वाली बात है, ये भी सोचने वाली बात है। राशन उनको डिपो में जाकर उस महीने का दिया गया है, यानी एक जो कोटा होता है परिवार को जितना राशन मिलना चाहिए एक कोटे के तहत, एक महीने के तहत जो मिलता है,
उतना राशन दिया गया है, क्या उस राशन से हो जाएगा उनका? और ऊपर से वो किन घरों में रह रहे हैं, क्या उनके लिए कोई पर्टिकुलर व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? कोई सरकारी मकान, कोई जगह, कोई उनके लिए भोजनालय के लिए या भोजन बनाने के लिए कोई रसोई की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए थी, ताकि तमाम लोग जो वो एक जगह पर जो है बैठे जा सके। क्योंकि रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास के तहत जो है ये तमाम जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उस वक्त जो है वो पूरी व्यवस्था होती है एक, और वो व्यवस्था जो है इंप्लीमेंटेशन पर होता है। कितने परिवार हैं जो इस पूरे आपदा के वक्त में प्रभावित हुए हैं विचित्र? देखिए, फिलहाल तो पूरी तरह से अभी तो आंकड़ा आ नहीं पाया सामने, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 20 से 25 परिवार तो ऐसे हैं जो कि हम लोग खुद देख के आए हैं जिन लोगों को, और जिन लोगों की जो आंकड़ा जो हमारे सामने है, 20 से 25 परिवार ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस तरह प्रभावित हुए। कुछ जगहों पे तो अभी प्रशासन पहुंच ही नहीं पाया है। जहां पर हम लोग पहुंचे, हमारी ओर से जिस तरह से कल खड़ी बई एक जगह, वो भी शाहपुर में ही आता है, शाहपुर के तहत वहां पर 7 से 8 घर जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हुए हैं। वहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। उनकी जानकारी तक हमारी माध्यम से जो है वो प्रशासन को दी गई है। वहां पर प्रशासन पहुंचेगा, अभी देखा जाएगा कि वहां पर आकलन किया जाएगा वहां पर क्या स्थिति है क्या नहीं। हाँ, 57 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है, 10 जानें जा चुकी हैं, और उसके अलावा अभी ये तो वो आंकड़ा है जो कि सरकार के पास है। हम तो यह अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि कम से कम 60 करोड़ करीब या उससे ऊपर का भी ये आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि सरकारी आंकड़े कुछ और होते हैं और हकीकत में जहां तक पहुंचा जाता है आंकड़े जब आते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी आंकड़े जुटाना भी बहुत मुश्किल है। विचित्र तो यही वजह है कि सवाल उठना भी अब लाजमी है, क्योंकि कई जगहों पर अभी तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पाई है। कई घर ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो इससे खासा प्रभावित हुए हैं इस आपदा में, और ऐसे वक्त में मदद की गुहार भी प्रशासन से लगातार लगा रहे हैं। विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मौसम विभाग ने आगे भी अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो परिवार इस आपदा के वक्त प्रभावित हुए हैं, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था का पुख्ता किसी तरीके का कोई इंतजाम होता हुआ नजर नहीं आया है। और अब खबर हरियाणा से है। करनाल में लगातार हो रही बारिश के चलते जलभराव और ट्रैफिक की समस्या तो आई ही है, लेकिन इसके साथ ही खेतों में पानी जमा होने से धान की खड़ी फसल पानी में डूब गई। पहले बारिश ना होने की वजह से किसान परेशान थे, और अब ज्यादा बारिश ने किसानों की फसल को पूरी तरीके से जलमग्न कर दिया है। काफी नुकसान यहां पर किसानों को उठाना पड़ा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग ने। मग्न कर दिया है, हर जगह जलभराव की स्थिति है। खेतों में किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले मॉनसून देरी से आता है, उसके बाद कई बार जो है बारिश का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन बारिश हो नहीं रही थी। किसान धान की फसल के लिए ट्यूबवेल के जरिए खेतों में पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कल बारिश होती है उम्मीद से ज्यादा हो जाती है, और आज भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो किसान के खेत हैं वो पानी में डूब चुके हैं। किसानों ने यहां पर धान की फसल उगाई हुई थी, साथ ही साथ सब्जियां भी उगा रखी थी, लेकिन जो पूरी फसल है वो जलमग्न हो जाती है। किसान उम्मीद लगा रहे हैं प्रशासन से कि जो खेतों से पानी है उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने अलग अलग गांवों में जाकर दौरा जरूर किया है, लेकिन अभी तक खेतों से पानी निकालने की जो व्यवस्था है वो प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। किसानों का कहना है कि पहले बारिश नहीं हुई, जिसके चलते खासा नुकसान उठाना पड़ा, और अब जो लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, 35 साल के अंदर इतनी बारिश करनाल जिले में नहीं देखी गई है, जिसके चलते जो किसानों के खेत हैं वो पूरी तरीके से डूब गए हैं, जो फसलें हैं वो डूब गई हैं, और उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रशासन और सरकार किसानों की मदद करेगी। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग मौके से लाइव भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, किसान को धरती पुत्र कहा जाता है, लेकिन अंबर न्याय करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी की अगर बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट मौके से है?
अगर बात की जाए कुसुम बारिश की संभावना की, तो लगातार पिछले 2 दिन बारिश हुई है और ऐसी बारिश करनाल जिले में लोगों ने तकरीबन 30-35 साल से नहीं देखी थी। आज फिर से ऐसी संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से कि बारिश हो सकती है। सुबह बूंदाबांदी जरूर हुई है, हालांकि अभी भी बादल बने हुए हैं और ऐसे में देखना यह होगा कि अगर बारिश होती है तो फिर किसानों को और कितना नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि सब्जी जिन किसानों ने अपने खेतों में लगाई हुई थी उनका नुकसान पूरी तरह से हो गया है। उनकी जो फसल है सब्जी की वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। 1 महीना पहले धान की फसल उगाई जाती है, क्योंकि 15 जून समय रखा जाता है। बारिश का इंतजार लगातार किसान कर रहे थे कि बारिश होगी, लेकिन लंबे समय तक बारिश नहीं होती है। ट्यूबवेल से पानी पहुंचाया जाता है खेतों तक, लेकिन पिछले 2 दिन से जो बारिश हुई है उसमें करनाल के आसपास के इलाकों की जो खेतों में धान की फसल थी वो पूरी तरह से डूब जाती है। अगर आज सूरज निकल आता है तो ऐसे में किसानों का कहना है कि और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो सारा जो पानी वहां पर जमा है खेतों के अंदर वो कीचड़ में तब्दील हो जाएगा और ऐसे में 1 महीने की जो धान की फसल है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। किसानों का कहना है कि बादल बने रहें और पानी साथ के साथ सूख जाता है तो फिर शायद परेशानी नहीं होगी। हालांकि कुछ जगहों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने, यानी कि जो पटवारी होते हैं, जो तहसीलदार होते हैं, उन्होंने जाकर मुआयना भी किया। किसान उम्मीद लगा रहे हैं कि मुआवजा मिलेगा, गिरदावरी होगी, लेकिन वो प्रशासन पर निर्भर करता है। देखा जाएगा कि अलग अलग गांवों के अंदर कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि दरड़, सलारू और जो इंद्री का इलाका पड़ता है, करनाल से इंद्री का इलाका पड़ता है, वहां पर काफी ज्यादा बारिश हुई है और ऐसे में परेशानी झेलनी पड़ी है तमाम किसानों को। जी हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो परेशानी उठानी पड़ रही है धरती पुत्र को, क्योंकि आसमान की तरफ से लगातार बरसात होती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि कई एकड़ तक जो फसल है वो जलमग्न हो चुकी है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।